हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान सागर क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारा जो पेपर नंबर 1 है CS एग्जीक्यूटिव के अंदर, ये मॉड्यूल 1 ग्रुप 1 में ही फॉल करता है और ग्रुप 1 का फर्स्ट पेपर है, दैट इज JIGL। वैसे तो इस सब्जेक्ट का जो नेम है वो काफी बड़ा नाम है इसका, बट मैं आपको टर्म बाय टर्म एक एक वर्ड इसका एक्सप्लेन करूंगी कि क्या इतने बड़े नाम का क्या मीनिंग है एंड इस सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़ने के लिए मिलेंगी वो डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। इसके साथ साथ ही हमारा पेपर पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस का स्ट्रक्चर कैसे कैसे है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ये सब चीजें हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो आज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। राइट, तो चलिए देखते हैं जो हमारा पेपर नंबर 1 है। इस सब्जेक्ट का नाम जो है ये थोड़ा सा भयानक है, काफी डिटेल्ड नेम है इसका। नेम इज जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। ये इसका पूरा नेम है, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। ठीक है, इतना बड़ा नाम हम लोग इसको हमेशा शॉर्ट में प्यार से क्या बोलेंगे, JIGL बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए एक बार समझते हैं हम कि ये इतना बड़ा टर्म जो इन्होंने यूज किया है, इस टर्म का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। देखो, जूरिस्प्रूडेंस वर्ड का मतलब क्या है। जूरिस्प्रूडेंस मीन्स स्टडी ऑफ लॉ या नॉलेज ऑफ लॉ। इस वर्ड का मतलब होता है स्टडी ऑफ लॉ। तो बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर आपको लॉ समझने के लिए मिलेगा, आपको लॉ का क्या मीनिंग है, अलग अलग टाइप के लॉज क्या क्या प्रिवेल करते हैं वो सारे समझने के लिए मिलेंगे। तो वो इसको क्या बोलेंगे, इस पूरी स्टडी को हम लोग जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। इंटरप्रिटेशन, अच्छा देखो, लॉ का इंटरप्रिटेशन इजी नहीं होता है, ये हम लोगों को पता है। लॉ की लैंग्वेज बहुत ही टिपिकली ड्राफ्टेड है कि एक लेमैन इसको नहीं अंडरस्टैंड कर सकता है, और इसी वजह से हम लोगों की, हम जैसे प्रोफेशनल्स की वैल्यू है। राइट, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, वो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे सिलेबस में प्रोवाइडेड हैं, तो वो हम लोग समझेंगे। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, लॉ का मीनिंग डिराइव करना, और डिराइव करने के लिए मीनिंग को हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स प्रोवाइडेड हैं, कुछ रूल्स प्रोवाइडेड हैं, वो हम लोग इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद एक टर्म और इसमें यूज किया गया है, जनरल लॉज। तो देखो, एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप लोगों को पता है हमारे लिए कौन सा जो लॉ का एरिया है वो मैटर करता है। हमारे लिए कॉर्पोरेट लॉज मैटर करते हैं, और जिसमें भी कंपनीज एक्ट 2013 हमारे लिए कोर रहता है। इसके अलावा अगर आप लिस्टेड कंपनीज में फ्यूचर में जाके काम करते हैं तो आपके लिए सेबी के जो लॉज रहेंगे वो कोर रहेंगे। राइट, बट यहाँ पे हम लोग इस सब्जेक्ट के अंदर वो सब नहीं पढ़ेंगे, हम जनरल लॉज पढ़ेंगे। अब जनरल लॉज में भी किस किस टाइप के लॉज आपको पढ़ने को मिलेंगे मैं वो आगे आपको बताऊंगी, जो भी हमारे सिलेबस में फॉल करते हैं। बट येस, अदर देन द कॉर्पोरेट लॉज जो भी आपको जनरल नॉलेज देंगे वो सारे लॉज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। राइट, तो इस पूरे सब्जेक्ट का नाम तो हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया कि इसका मतलब क्या होता है। जूरिस्प्रूडेंस मतलब स्टडी ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन बिकॉज इट्स नॉट इजी, तो हम लोग कुछ प्रिंसिपल्स और रूल्स यहाँ पे रेफर करेंगे जिससे हम लॉ के प्रोविजंस का मीनिंग डिराइव कर सके। एंड जनरल लॉज, कुछ वैरायटी ऑफ अदर लॉज हैं जो हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने के लिए मिलेंगे। फाइन, नाउ सब्जेक्ट को शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, JIGL बोलेंगे। ठीक है, मूविंग फर्दर, बाकी सब चीजें अंडरस्टैंड करने से पहले हमारे लिए एक टर्म है जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका पेपर नंबर 1 ही ये है। तो इसीलिए हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर लॉज होते क्या हैं, क्या जरूरत है इंडिया में लॉज बनाने की, किस किस टाइप के लॉज ऑपरेट करते हैं, अगर किसी ने इनको फॉलो नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। राइट, नाउ लॉज क्या हैं, देखो लॉज, दीज आर अ सेट ऑफ रूल्स एंड
रेगुलेशंस। ठीक है, हम लोगों ने हमारी लाइफ में बचपन से लेकर के देखा होगा, जहां जहां हम जाते हैं वहां वहां हर जगह पे अलग अलग रूल्स होते हैं, हर जगह पे अलग अलग नियम होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। अभी आप घर का ही एग्जाम्पल ले लो, अपने घर में ही हमारे कितने सारे रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें घर में चप्पल पहन के नहीं आना है, राइट? या फिर टाइम, मम्मी क्या बोलती हैं, टाइम से खाना खाना है, टाइम से सोना है, सोते टाइम फोन यूज नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे और प्रिंसिपल्स भी होते हैं जो हम फॉलो करते हैं। अभी स्कूल्स में तुम लोगों ने रूल्स कितने सारे देखे होंगे। असेंबली का टाइम जब है, आप उसके बाद नहीं एंटर कर सकते हो, करोगे तो फाइन पे करना पड़ेगा या पेरेंट्स से बात करानी पड़ेगी। यूनिफॉर्म वेयर करना हो गया, क्लास में आपको बीच बीच में बार बार उठ के बाहर नहीं जाना है, या परमिशन लेकर के सब चीजें करनी है, छुट्टी लेनी है तो परमिशन। तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस जिनसे हम घिरे हुए हैं। अब देखो, जब इतने छोटे लेवल पे, इतनी अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर ही हमें लॉज हमने देखे हैं, हम हमारे ऊपर लॉज अप्लाई किए जाते हैं, हम उनको फॉलो भी करते हैं, तो डोंट यू थिंक पूरी कंट्री को चलाने के लिए, जहाँ पे इतने करोड़ की पॉपुलेशन है, हमें क्या उसके लिए कानून की जरूरत नहीं है? यस, ऑफ कोर्स है ना। तो इसीलिए लॉज क्या हैं? लॉज वो सेट हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के, जो अलग अलग फॉर्म्स में बनाए गए हैं हम लोगों को कंट्रोल करने के लिए, हम लोगों को डिसिप्लिन में लाने के लिए। ठीक है, अब क्योंकि अभी डिसिप्लिन का नाम लिया ही है मैंने, तो मैं साथ में आपको ये भी बताती हूँ कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के पीछे हमारा पर्पस क्या होता है। व्हाट इज द पर्पस? हम क्यों लॉज बनाते हैं? कोई गेस करके बताएगा क्या रीजन है क्यों कानून बनाए जाते हैं? कोई भी थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हो? देखो, लॉज बनाने के पीछे कारण क्या है? सबसे पहली चीज है टू मेंटेन डिसिप्लिन। ठीक है, बिकॉज हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन्ड नहीं होते हैं, तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि क्या किया जाए, लॉज बनाए जाए। ठीक है, कैसे? अभी देखो, कानून तो सरकार ने बहुत सारे बना रखे हैं और लॉज बना करके उन्होंने बैनर्स भी जगह जगह पे लगा रखे हैं, बट क्या सिर्फ उस बैनर को देख करके, या कहीं अगर लिखा हुआ है कि तुम्हें यहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं करनी है, यहाँ पे थूकना मना है, ये देख करके क्या हम लॉ फॉलो करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते हैं। तब तक नहीं करते जब तक कोई पुलिस वाला वहां पे डंडा लेके नहीं खड़ा हो ना, या फिर जब तक कि आपके ऊपर फाइन्स इंपोज नहीं किए जाए, पेनल्टीज नहीं लगाए जाए, तब तक हम लोग लॉज को फॉलो नहीं करते हैं। फाइन, तो इसीलिए लोगों को डिसिप्लिन में लाने के लिए हमारे लिए क्या बनाए गए हैं? लॉज बनाए गए हैं। एक चीज और, पीस एंड ऑर्डर के लिए, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूं टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर, शांति बनाए रखने के लिए समाज में, सोसाइटी में, उसके लिए हमारे को लॉज बनाना जरूरी है। दूसरा, कंट्री में हर एक प्रोसेस के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ना, कि सारी चीजें स्मूथली चलती रहे। अब जैसे स्कूल में जो लॉज बनाए गए थे वो क्यों? ताकि एजुकेशन क्लासेस हैं, ये सब चीजें डिसिप्लिन एंड स्मूथ मैनर में चले, कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। जिस टाइम पे जो क्लास बताई गई वो उसी टाइम पे स्टार्ट हो रही है, एंड हो रही है, वो पूरा फॉर्मेट सब लोग ढंग से फॉलो कर रहे हैं, राइट? एक और पर्पस इसमें क्या हो सकता है? लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, राइट? इसके लिए बनाए जाते हैं क्रिमिनल लॉज, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे रॉन्गफुल एक्ट्स होते हैं, तो उनसे बचाने के लिए लोगों को हमारे लिए लॉज इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो ये सब इसके पर्पसेस हैं कि क्यों लॉज बनाए जाते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग द लॉज ना। अच्छा, अभी अगर इन लॉज को कोई फॉलो नहीं करे, यानी कि अगर किसी ने इन लॉज को क्या कर दिया, वायलेट कर दिया, तो उन वायलेशंस के लिए क्या पनिशमेंट इंपोज होनी चाहिए, उसके साथ क्या किया जाए जो लॉज को फॉलो नहीं करता है? क्या करेंगे हम फाइन इंपोज कर सकते हैं, ठीक है, पेनल्टी लगा सकते हो उसके ऊपर, जिसको हम लोग चालान बोलते हैं, जुर्माना बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो आप क्या करें, उस पे फाइन्स इंपोज करें या पेनल्टीज लगाएं। अच्छा, और भी किसी ने क्राइम कमिट कर दिया या बहुत सीरियस नेचर का कोई रॉन्गफुल एक्ट कर दिया उसने, तो उसको जेल भी जाना पड़ सकता है, विच मीन्स इम्प्रिजनमेंट भी इंपोज की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या वायलेशंस के लिए हो सकता है? 4 फीचर,
किस चीज का फोरफीचर? आपकी प्रॉपर्टी फोरफीट कर दी जाएगी या फिर मनी फोरफीट किया जाएगा। मनी का मतलब कैसे? अभी लेट्स से किसी पर्सन को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, तो क्या आप उसके रिश्वत के पैसे वहीं छोड़ दोगे, बस उस इंसान को अरेस्ट करके ले आओगे? नहीं ना, हम क्या करेंगे, उसकी वो ब्लैक मनी जो मिला है उसकी कस्टडी में, हम उसको भी क्या करेंगे, फोरफीट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो एक पर्सन को फेस करने पड़ सकते हैं अगर उसने क्या किया, लॉ को वायलेट किया तो। ठीक है, आप देख रहे हो ये सब चीजें हैं, ये पूरा यहाँ पे जो चार्ट मैंने बनाया है, ये सारे लॉ का मीनिंग हो गया, लॉ का पर्पस हो गया, लॉ को वायलेट करने पर क्या क्या इसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं वो हमने लिख लिए। ठीक है, अच्छा बिफोर मूविंग फर्दर मैं आप लोगों को ये भी चीज बता दूं कि हमारा पूरे सिलेबस के अंदर पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, क्या पैटर्न मैं फॉलो करती हूँ मेरे सब्जेक्ट के अंदर। देखो, सबसे पहली चीज तो हम लोग फोकस करेंगे नोट्स बनाने पे। ठीक है, सबसे पहली चीज, क्यों नोट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि आप सब लोग जानते हैं और आपने शायद कुछ सोच समझ के ही ये प्रोफेशन चूज किया होगा, मे बी बिकॉज आप लोगों का थियोरेटिकल पार्ट बहुत स्ट्रांग है, इस वजह से आई बिलीव आप लोग यहाँ पे ये चूज करे हो कोर्स को। बट इतनी सारी थ्योरी, डू यू अंडरस्टैंड कि 7 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, सातों सब्जेक्ट्स को हम कैसे याद रखेंगे? बुक में जिस तरीके से वो टाइप रिटन है, क्या आप ये सब कुछ इस उसी से पढ़ करके आप कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते हो? सारी बुक्स में एक ही फॉर्मेट है, एक ही कलर से वो चीजें लिखी हुई हैं, रनिंग में प्रिंटेड है। हम अगर उनसे पढ़ने बैठ गए तो ज्यादा लंबे टाइम तक आप प्रोविजंस को अपने दिमाग में स्टोर नहीं कर पाएंगे, राइट? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नोट्स बनाने पड़ेंगे। किसी के नोट्स हम लोगों को फोटो स्टेट नहीं करवाने हैं, ठीक है? हम लोग खुद अपनी हैंडराइटिंग में अपने नोट्स बनाएंगे, राइट? एंड नोट्स भी हमारे कैसे होंगे, मैं खुद आपको सारे नोट्स प्रिपेयर करवाऊंगी। कैसे बनाएंगे हम ये नोट्स? देखो, बहुत ही कलरफुल प्रेजेंटेबल नोट्स होंगे, क्रिएटिविटी ऐड करके उसको बनाना, फ्लो चार्ट्स ऐड करो आप उसके अंदर। मैं खुद बनवाऊंगी आपको सब कुछ, नोट्स बनाने की आपको टेंशन है नहीं। घर जाके आपको सिर्फ क्या करना है, डेली हम लोग जो भी 2 4 5 पेजेस जितने भी हम लोग लिख रहे हैं, उन सबको आपको एक बार घर जा करके क्या करना है, डेली रीड करना है। ठीक है, ताकि कुछ डाउट आए तो आप अगले दिन ही आकर के हमसे क्लैरिफाई करें। ओके, दूसरी चीज, चैप्टर वाइज टेस्ट होते रहते हैं, वीकली टेस्ट होंगे आपके आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी चैप्टर। उनको आपको रेगुलरली अटेंड करना है, बिकॉज उससे आपको पता लगेगा कि आपका वीकर पार्ट कौन सा है। ठीक है, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आंसर राइटिंग। देखो, अभी आप 12th में एक सब्जेक्ट आप लोगों का हुआ करता था, दैट वाज बिजनेस स्टडीज, सबको पता होगा। तो वो सब्जेक्ट में जिस टाइप की थ्योरी रहती थी या जिस टाइप के आंसर्स आप लोग वहां पे लिखते थे, अभी वो फॉर्मेट काम नहीं करेगा। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मेट काम करेगा फिर? आप लोगों को यहाँ पे हम बताएंगे कि लॉ के आंसर्स को लिखने का तरीका क्या होता है। ओके, एंड वही फॉर्मेट आप लोगों को अपने आंसर्स में फॉलो करना है, एग्जाम में फॉलो करना है। ये सब सब्जेक्ट के अंदर कॉमन जाता है ना, वो मैं आपको बताऊंगी। बट उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। दूसरी चीज, आपको मैं क्लास के अंदर डेली इस चीज का मतलब डेली हर टॉपिक से रिलेटेड एक एक 2 क्वेश्चंस दूंगी। आपको उन क्वेश्चंस को क्या करके लाना है, लिख के लाना है। मैं चेक करूंगी एंड देन ही आपको पता लगेगा कि उसमें गलतियां क्या है। ठीक है, बाकी हम लोग क्लास के अंदर ही ये सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। इवन जो आपके और भी केस स्टडी के क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, वो सारे मैं आपको डेफिनेटली क्लास के अंदर प्रैक्टिस कराऊंगी। तो ये चीज आपके प्रैक्टिस करने से ही आएगी, विदाउट दैट ये आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लॉ में क्या होता है, देखो थ्योरी इतनी ज्यादा है तो बच्चे क्या करते हैं, लर्न कर लेते हैं, सब कुछ रट लेंगे, सब अंडरस्टैंड कर लेंगे। बट अगर आपको 3 घंटे में वहां पे एग्जाम सेंटर पे अगर पेपर लिखना नहीं आया, देन आई एम सॉरी, आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। ओके, अच्छा, पासिंग क्राइटेरिया आई थिंक सब लोगों को पता होगा हमारे सब्जेक्ट के अंदर क्या हमारा पासिंग क्राइटेरिया रहता है। देखो, अभी जैसे हम लोगों के पास कितने ग्रुप्स अवेलेबल हैं, ग्रुप 1 है एंड
ग्रुप 2 है, राइट। तो ऐसे करके हमारे पास ग्रुप 1 के अंदर 4 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं आपको, ग्रुप 2 में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। ठीक बात है ये। टोटल हमारे पास ऐसा करके कितने सब्जेक्ट्स हो गए? टोटल 7 सब्जेक्ट्स हो गए। फाइन। अब 7 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें आपको क्या क्या पासिंग क्राइटेरिया चाहिए? आपको पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए इन ईच सब्जेक्ट, राइट। एंड इसके साथ साथ मैं प्लस लिख रही हूं, मतलब एंड है, एंड 50% आपको स्कोर करना है इन एग्रीगेट। समझ रहे हो एग्रीगेट का मतलब क्या? अगर आपने सातों पेपर, मतलब दोनों ग्रुप जो भी बच्चे दे रहे हैं, आप टोटल 700 मार्क्स का पेपर दे रहे हो, ठीक है, तो 700 में से कितने आने चाहिए? 350 आने चाहिए। देख रहे हो मार्क्स को? ओके। और उसके अलावा हर सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स और आने चाहिए? 40 मार्क्स। समझ रहे हो आप कितना डिफिकल्ट है हर पेपर में 40-40 नंबर लाना भी, और इन एग्रीगेट 50% भी लाना, मतलब 700 में से 350 नंबर लाने भी हैं। ओके। जो बच्चा ये दोनों क्राइटेरियाज को फुलफिल करेगा वही स्टूडेंट जो है एग्जीक्यूटिव क्लियर कर पाएगा। ओके। तो इसीलिए ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को समझो कि ये हायर है। CSET के अंदर हम जिस तरीके से पढ़ते थे वो पैटर्न अभी हमारे लिए वर्क नहीं करेगा। ओके, अंडरस्टूड है ये सब कुछ? ठीक है। अब एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, हमारा इस सब्जेक्ट के अंदर जो पेपर पैटर्न है वो क्या रहता है वो और समझ लीजिए, ठीक है। तो जो हमारा ये पेपर नंबर 1 है, JIGL, ये टोटल 100 मार्क्स का पूरा सब्जेक्ट है, जिसमें हमारे पास टोटल चैप्टर्स कितने रहते हैं? 14 चैप्टर्स है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, पहले 18 चैप्टर्स हुआ करते थे। अगर किसी के पास पुराना मॉड्यूल है या आप नेट पे कोई पुराना मॉड्यूल रेफर कर रहे हो तो मैं बता दूं, क्लैरिटी दे दूं आप लोगों को। 18 चैप्टर पहले हुआ करते थे, जिसमें से 4 चैप्टर्स जो हैं वो रिसेंटली डिलीट हो गए थे, ठीक है। तो दिसंबर में जो बच्चे अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी वो 4 चैप्टर्स गायब हैं सिलेबस में से। तो ऑफ कोर्स अब जो जून 26 में देंगे उनके लिए तो वो एप्लीकेबल है ही नहीं, है ना। तो हमें टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 14 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। बट एक ट्विस्ट है यहाँ पे। क्या? आपको सारे सब्जेक्ट्स के अंदर आपकी फैकल्टीज आपको बताएंगे हर सब्जेक्ट में डिवीजन है। डिवीजन मतलब कैसे? सेक्शन ए, कुछ चैप्टर्स उसमें डाल दिए गए होंगे 40 मार्क्स के, वो होंगे। कुछ सेक्शन बी, कुछ चैप्टर्स उसमें डाले गए होंगे और उनका वेटेज लेट्स से 40 मार्क्स है, तो 60 40 80 20 50 50 ऐसे ऐसे कुछ कुछ वेटेज के अंदर सारे सब्जेक्ट्स आपके डिवाइडेड होंगे, मे बी, है ना। ये वाला जो सब्जेक्ट है ये हमारा किसी भी पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे सारे 1 से लेके 14 चैप्टर्स जो हैं कितने मार्क्स के हैं? 100 मार्क्स के हैं। तो मेरे से ये सवाल मत पूछना कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, ठीक है। अगर मैं आपको बता भी पाऊंगी ये चीज तो मैं ये सिर्फ किस बेसिस पे बता पाऊंगी? पास्ट ट्रेंड्स के बेसिस पे, मतलब प्रीवियस ईयर में कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का पूछा गया है, मैं सिर्फ उस लास्ट 10 अटेम्प्ट के बेसिस पे आप लोगों को इतना बता पाऊंगी कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है। और वो भी मैं आपको एक्यूरेटली नहीं बता सकती। व्हाई? बिकॉज 4 चैप्टर्स हमारे सिलेबस से ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज एक हम लोगों को ध्यान रखनी है। पूरे 100 मार्क का पूरा सब्जेक्ट है, हर चैप्टर को इक्वल, एक समान ट्रीट करते हुए हमें उसको पढ़ना है, ठीक है। फाइन, ये हो गया हमारा पेपर पैटर्न। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी, हमारे सब्जेक्ट के अंदर जो पहला ही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है वो होता है केस स्टडी क्वेश्चन, ठीक है। और वैसे अधिकतर केस स्टडी क्वेश्चंस ही आते हैं। अच्छा, केस स्टडी क्वेश्चन क्या होते हैं मैम? हम तो CSET के अंदर वैसे ही सर्कल फिल कर करके आए हुए हैं, तो बता दो तुम लोगों को केस स्टडी क्वेश्चंस क्या होते हैं। जिसमें आपको कुछ एक सर्टेन स्टोरी दी गई होगी, कुछ फैक्ट्स दिए गए होंगे और उन फैक्ट्स के आधार पे आपसे नीचे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा गया होगा। वो चैप्टर्स जो हम लोग पढ़ेंगे उन्हीं में से पूछा गया होगा, बट उनको लिखने का फॉर्मेट मैं बताऊंगी, हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। केस स्टडी क्वेश्चन पहले मार्क्स में ही
पहले ही क्वेश्चन पे 20 मार्क का केस स्टडी आता है, लगभग 1 से 1.5 पेज का केस स्टडी क्वेश्चन आता है। ठीक है, कितना, मैं 1 to 2 पेजेस का लिख रही हूं, यहाँ पे केस स्टडी क्वेश्चन आता है। देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे इस क्वेश्चन को देख करके पैनिक हो जाते हैं उनका आगे का पूरा गेम खराब हो जाएगा। मैं बता दूं आप लोगों को, पैनिक होने वाली कोई चीज ही नहीं है, बिकॉज इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो नीचे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। वो सिर्फ देखने की क्या होती है, केस स्टडी होती है। क्वेश्चंस उसके अंदर कौन से होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, बस एक ये चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चंस जो हमारे रहेंगे वो नॉर्मल मार्क्स के, आपको 3, 4, 5 मैक्सिमम 5 मार्क तक के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। बट डायरेक्ट क्वेश्चन का वेटेज कम होता है, ये ध्यान रखना। 80 to 90% पेपर आपका कैसा रहेगा, केस स्टडी क्वेश्चंस का रहेगा। ठीक है, आई होप यहां तक हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी आप सबको क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बैक टू द टॉपिक कि हमें इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ने को है ना, क्या क्या चीजें हम लोग इसमें पढ़नी है। देखो, लॉज जो है ना वो बहुत अलग अलग तरीके के लॉज होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर कॉर्पोरेट लॉज होते हैं, राइट, कॉर्पोरेट लॉज। ओके, कुछ एक कैटेगरी हमारे पास लॉज की और भी होती है, जैसे कि सिविल लॉज एंड क्रिमिनल लॉज। ठीक है, अब जो कॉर्पोरेट लॉज हैं इनमें क्या क्या आता है, जैसे कंपनीज एक्ट है, इसका अलग सब्जेक्ट है आप लोगों के पास। एक इसके अंदर सेबी है, वो भी ग्रुप 2 के अंदर सेबी लॉज आपको पढ़ने को मिलते हैं। तो ये सारे कॉर्पोरेट लॉज। एज अ प्रोफेशनल, एज अ कंपनी सेक्रेटरी, आप लोगों के लिए कौन से लॉज मैटर करने वाले हैं, ऑफ कोर्स ये वाले लॉज आपके लिए कोर एरिया रहेगा। बट देखो, हम लोग कंपनी के लिए लीगल एडवाइजर की तरह एक्ट करते हैं, राइट। तो लीगल एडवाइजर होते हुए हम लोगों को कंपनी को और भी कई जनरल मैटर्स के ऊपर गाइडेंस देना पड़ सकता है, जैसे सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉज है। मानो कभी कंपनी के ऊपर कोई स्यूट अगर फाइल हो गया, ठीक है, कभी कंपनी का, आप जिस कंपनी में सीएस है उसका डायरेक्टर है, डायरेक्टर को कभी कोर्ट से कोई नोटिस इशू हो गया, या कंपनी को कोर्ट से कभी कोई नोटिस इशू हो गया, कोई डायरेक्टर कभी अरेस्ट हो गया। अब ये सब मैटर्स में तुम्हें सिविल और क्रिमिनल लॉज के बारे में भी थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजीज तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर हम कौन से लॉज पढ़ने वाले, हम सिविल एंड क्रिमिनल लॉज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बट सारे चैप्टर्स हमारे सिविल और क्रिमिनल लॉज के ऊपर नहीं है, हम कुछ और भी जनरल लॉज इसमें पढ़ते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ऐसे हमारे पास और भी बहुत जनरल जनरल लॉज है जो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ने। कॉर्पोरेट वाला पार्ट जो है ये आपका अदर चैप्टर्स, अदर सब्जेक्ट्स के अंदर कवर्ड है, वो अदर फैकल्टीज डील करेंगी उसके साथ। ठीक है, अदर देन दिस, अभी हम लोगों को ये सब चीजें पढ़नी है, तो आई होप अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज नहीं हो रहा है कि मैम हम तो प्रोफेशनल बनने वाले हैं, हमारे लिए तो कॉर्पोरेट लॉज मैटर करते हैं, हमें जनरल लॉ क्यों पढ़ाया जा रहा है, हमें क्यों क्रिमिनल लॉज पढ़ाए जा रहे हैं, उनमें क्या पनिशमेंट होती है। तो तुम्हारे दिमाग में ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि क्योंकि हम कंपनीज के लिए प्रोफेशनल लीगल एडवाइजर की तरह एक्ट करते हैं, उनके कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम्स ऐसी अराइज होती है वो सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आपसे कंसल्टेंसी लेंगे। तो आपको इसीलिए इन लॉज के बारे में नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एरिया है जो हम लोगों को इसके अंदर पढ़ना है। अब एक सवाल जो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ वो ये है कि क्या आप लोगों को पता है लॉज इंडिया में कौन बनाता है, ये लॉज बनाने का जो पावर है वो किसके पास है। वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ मेकिंग बॉडीज। ठीक है, लॉज बनाने का पावर किसके पास है। वैसे तुम लोगों ने सबने सुना होगा ये टर्म, लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट के पास होता है। ठीक है, बट एक चीज है यहाँ पे, लॉ भी तो अलग अलग तरीके के होते हैं ना। सबसे पहले एक कैटेगरी यूनियन लॉज और एक और कैटेगरी है स्टेट लॉज।
ठीक है, देखो जो पूरे कंट्री पे कानून अप्लाई होगा ना, उस कानून को क्या बोलेंगे, यूनियन लॉज बोलेंगे। और जो सिर्फ एक स्टेट पे अप्लाई होता है, सिर्फ एक राज्य पे, सिर्फ राजस्थान पे, सिर्फ महाराष्ट्र पे, उन लॉज को अब क्या बोलोगे, स्टेट लॉज बोलेंगे। ठीक है, अब क्या किया है ना, हमारे जो भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने स्टेट के लिए कानून बनाने का पावर अलग बॉडी को दिया है, पूरे इंडिया का कानून बनाने का पावर अलग बॉडी को दिया है। ठीक है, तो जो यूनियन के लिए लॉज बनाएगा वो अथॉरिटी कौन सी है, वो है पार्लियामेंट। ठीक है, और पूरी कंट्री के लिए पार्लियामेंट लॉज बनाता है। स्टेट के लिए पावर किसको दिया गया है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जिसको आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग कई बार इलेक्शंस वगैरह चल रहे होते हैं तो हम लोग विधानसभा बोलते हैं जिसको, तो विधानसभा स्टेट के लिए क्या बनाता है, लॉज बनाता है। ठीक है, इधर पार्लियामेंट के अंदर वी हैव टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दो हाउसेस हैं पार्लियामेंट के। ठीक है, कौन कौन से, एक रहेगा लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। फाइन, ये जो लोकसभा है, लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। और जो राज्यसभा होता है उसको हम अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। इसका कारण क्या है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसके अंदर आप लोगों को पता लग जाएगा कौन सा लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है और क्यों, मतलब इसको लोअर और अपर बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये बॉडीज के नेम्स बिल्कुल नहीं भूलने हैं हमें। पूरा सब्जेक्ट जब तक चल रहा है, जब तक कोर्स चल रहा है, शुड नॉट फॉरगेट कि कानून बनाने का पावर एक्चुअल में किसके पास है। ठीक है, एक चीज मैं अभी ये सब जो भी नोट कर रही हूँ, ये सब कुछ आपके रजिस्टर्स में नोटेड होना चाहिए, ये मेक श्योर करेंगे आप सभी लोग। ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके प्लीज सारी चीजें जो मैं स्टार्टिंग से लेकर के नोट कर रही हूँ उनको आप इसी फॉर्मेट में नोट करना, जैसे फ्लो चार्ट्स मैं बना रही हूँ वैसे ही बनाने हैं। ओके, और फिर उसके बाद अपनी रेगुलर क्लासेस के अंदर आप क्या करेंगे, प्रॉपर अपने रजिस्टर्स मेंटेन करो, अलग अलग कलर की पेन लेकर के आओ, स्टिकी नोट्स लेकर के आओ, थोड़ा अपने नोट्स को अट्रैक्टिव बनाओ ताकि खुद को भी बाद में पढ़ने में मजा आए। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर है हमारा, लॉ मेकिंग बॉडीज किस किस के पास पावर है लॉ बनाने का। ओके, अब बेसिक्स के अंदर एक चीज और समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, कानून बनता कैसे है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर क्या है ना, वो समझेंगे अभी हम लोग। तो हेडिंग लिखना, लॉ मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, कानून बनता कैसा है। देखो सबसे पहले कभी भी अगर कोई भी लॉ बनाना है तो लॉ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक रफ मैनर में पूरा लॉ जो है वो ये पार्लियामेंट पहले बनाता है। तो वो रफ मैनर में जो लॉ बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, हम बिल बोलते हैं उसको। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले बिल बनाया जाएगा। ओके, और इस बिल को, ये बिल अभी क्या है हमारा, ये अभी हमारा ड्राफ्ट लॉ है। ओके, अंडरस्टैंड। इस ड्राफ्ट लॉ को सबसे पहले कहां प्रेजेंट किया जाता है, लोकसभा में। कहां प्रेजेंट होता है ये लॉ, ड्राफ्ट लॉ सबसे पहले लोकसभा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब लोकसभा में क्या होगा फिर, मतलब क्या क्या चीजें हम लोग करेंगे। देखो ये दो पार्टीज होती है, एक रूलिंग गवर्नमेंट होती है, एक ऑपोजिशन की पार्टी होती है, राइट। तो जो ऑपोजिशन वाले हैं क्या वो चाहेंगे क्या कभी भी तुम्हारा लॉ पास हो, नहीं चाहेंगे। वो कभी भी तुम्हारे लॉज बने वो नहीं चाहेंगे, वो कुछ ना कुछ उसमें आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, डिबेट्स करेंगे, अपने क्वेश्चंस पुट करेंगे उसके ऊपर। तो वो पूरा सिलसिला लोकसभा में चलता है, विच इज आर्ग्यूमेंट्स, डिबेट्स होते हैं यहाँ पे, और फिर जाकर के इस पे क्या होती है, वोटिंग होती है। ठीक है, तो वोटिंग के अंदर हमें फेवर में अगर मेजॉरिटी वोट्स फेवर में मिल जाते हैं, मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, अगर 50% से ज्यादा, मतलब आप लोग जानते हैं एमपी एमएलए होते हैं,
MP MLA सुना होगा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। तो जो विधानसभा स्टेट लॉ बनाते हैं वो लोग कौन होते हैं? MLA होते हैं, ठीक है। और जो पार्लियामेंट में बैठते हैं वो लोग कौन होते हैं? MPs होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। वो जितने भी लोग वहां पे बैठे हैं उनमें से अगर 50% से ज्यादा लोगों ने फेवर में वोट कर दिया उसके, तो वो बिल क्या हो जाएगा? लोकसभा में पास हो जाएगा, ठीक है। ये लैंग्वेज जो मैं यूज कर रही हूँ ये तुम लोगों ने कई बार टीवी पे, न्यूज में सुनी होगी। जब भी कोई नया कानून बनने वाला होता है तो यही टर्म वो यूज करते हैं कि ये बिल लोकसभा में पास हो गया है, ठीक है। तो ये यहां से क्या हो जाएगा? पास होके फिर हम इसको आगे प्रेजेंट करते हैं। आगे हम इसको कहां प्रेजेंट करेंगे? नेक्स्ट राज्यसभा में, ठीक है। ये बिल नेक्स्ट कहां प्रेजेंट होगा? राज्यसभा में प्रेजेंट होगा। अच्छा, राज्यसभा में भी क्या होगा? यही सब चीजें जो इधर हो रही थी वही सेम पूरा प्रोसेस जो है वो इसमें चलता है। अच्छा, अब आप लोगों को एक चीज समझ आई क्या कि हम क्यों इसको लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं और क्यों राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं? अब कारण समझ आया। क्योंकि कोई भी लॉ जब बनेगा तो उसका बिल सबसे पहले कहाँ प्रेजेंट किया जाएगा? लोकसभा में किया जाएगा, एंड आफ्टर दैट हम उसको कहाँ प्रेजेंट करेंगे? राज्यसभा में, ठीक है। ओके, डन। अब आफ्टर राज्यसभा जब ये यहाँ पे पास हो जाएगा तो फिर हम इस बिल को लेके कहाँ जाएंगे? प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन सा? इंडिया का जो प्रेसिडेंट है, फिर हम इस बिल को उसके पास प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रेसिडेंट के पास प्रेजेंट क्यों किया जाएगा? बिकॉज प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपना फाइनल असेंट देता है, ठीक है। फाइनल असेंट मतलब वो फाइनल जब सिग्नेचर्स कर देगा, अपना अप्रूवल दे देगा, तो वो बिल क्या बन जाएगा? वो लॉ बन जाएगा। तो फाइनल असेंट देते से ही बिल बिकम्स एन एक्ट। बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। ये पूरा प्रोसीजर है जो लॉ बनाने का हम लोग इंडिया में फॉलो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? बिल प्रिपेयर होगा विच इज द ड्राफ्ट लॉ। आफ्टर दैट हम उसको लोकसभा में प्रेजेंट करेंगे, वोटिंग होगा, आर्ग्यूमेंट सब होगा, पास हो गया तो आगे राज्यसभा। राज्यसभा में भी सेम यही प्रोसीडिंग्स चलेंगी। यहां से भी ये पास हो गया तो फिर कहाँ लेके जाना है इसको? प्रेसिडेंट के पास लेके जाना है, जहां पे प्रेसिडेंट अपना फाइनल असेंट देगा। और ये बिल अब बिल नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? एक्ट कहलाएगा। तो हम किसी भी लॉ को किस नाम से रेफर करते हैं? एक्ट करके रेफर करते हैं, ठीक है। जैसे तुम लोग काफी टाइम से सुनते आ रहे होंगे कंपनीज एक्ट बोलते हैं, तो वो एक्ट और फिर कॉमा लगा के 2013 लिखा जाता है। तो वो ईयर है, कौन सा ईयर? जिस साल में वो लॉ पास हुआ था, वो ईयर है जो हम लोग हमेशा लॉ के नाम के आगे लिखते हैं, ठीक है। ये पूरा चार्ट आप लोग नोट कर लो, ये नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। पता होना चाहिए हमें कि लॉज आखिर बनते कैसे हैं। डन। आई होप आप लोगों ने नोटिंग कर लिया है। नहीं हो पाया तो आप वीडियो को बीच में पॉज करके फिर नोटिंग कर लीजिएगा। एक चीज और जो मैं आज इस क्लास के अंदर आपको बताना चाहती हूँ वो है अलग अलग फॉर्म के लॉज जो बनाए जाते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ लॉज, तो लॉ एक्चुअल में किस किस फॉर्म में बनाया जाता है? देखो, बहुत सारे फॉर्म्स हैं जिसमें लॉ बनाया जाता है। सबसे कॉमन फॉर्म होता है एक्ट। हमेशा लॉ एक्ट के ही फॉर्म में आता है, बट उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। एक होते हैं रूल्स, एक होते हैं रेगुलेशंस, ठीक है, और एक होता है कोड। तो मैं सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले इस चीज की भी क्लैरिटी आप लोगों को देना चाहती हूँ कि अलग अलग कानून के नाम के आगे आपको ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलेंगी। किसी कानून के नाम के आगे एक्ट लिखा हुआ रहेगा, किसी कानून के नाम के आगे रूल्स होगा, कहीं रेगुलेशंस होगा, कहीं पे कोड लिखा होगा, ठीक है। एक्ट वर्ड जो है, एक्चुअल में एक्ट में क्या लिखा होता है? इसमें प्रोविजंस लिखे हुए रहते हैं। प्रोविजंस हैं ये लॉ के, जो हमें क्या एक्सप्लेन करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो द प्रोविजंस दैट एक्सप्लेन व्हाट डू या फिर व्हाट नॉट टू डू,
ठीक है, क्या करना है और क्या नहीं करना है वो कहाँ लिखा हुआ रहेगा, वो एक्ट के अंदर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, एंड एक्ट को बनाता कौन है, इट इज मेड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बनाता है, अभी अभी हम लोगों ने उसका पूरा प्रोसेस देखा है। ठीक है, कौन बनाएगा इसको, पार्लियामेंट बनाएगा, और इसके अंदर ये लिखा हुआ रहेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है हमें। ठीक है, अब क्या होता है देखो, एक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पार्लियामेंट नहीं जानती है, नहीं लिख सकती, बिकॉज एक्चुअल में उनका काम सिर्फ लॉ बनाना है। लॉ बनाने के बाद लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, सरकार करवाएगी, जो रूलिंग गवर्नमेंट उस टाइम पे होगी वो कराएगी। तो लॉ में बहुत सारी चीजें, मतलब एक्ट में बहुत सारी चीजें पार्लियामेंट नहीं प्रिस्क्राइब करता है हमें। क्यों नहीं प्रिस्क्राइब करता, बिकॉज उन प्रोविजंस के बारे में रूलिंग गवर्नमेंट को ज्यादा पता होता है। तो एक्ट ने रूल्स बनाने का पावर किसको दिया, गवर्नमेंट को दिया। ठीक है, तो रूल्स हमेशा कौन बनाता है, दीज आर मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन बनाता है रूल्स को, सीजी बनाती है। ठीक है, अब रूल्स में क्या दे रखा होता है, रूल्स में प्रोसीजर्स दे रखे होते हैं। ठीक है, प्रोसीजर्स का मतलब क्या, जो हाउ टू डू वाली चीज है, समझ रहे हो आप। हाउ टू डू का मतलब यहाँ तो सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था कि हमें क्या करना है हमें क्या नहीं करना है, बट कैसे करना है, प्रोसीजर वाली जो चीजें हैं वो कहाँ मिलेंगी आपको, वो आपको यहाँ पे रूल्स के अंदर मिलेंगी। तो हमेशा एक्ट के लिए क्या बनाया जाता है, रूल्स बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल मैं इसके अंदर बताती हूँ आपको। एक्ट का एग्जाम्पल है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, बट कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कंपनी बनानी है, कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, कॉमन सील, ये सारी चीजें तुम लोग को पढ़ने को मिलेगी। बट कंपनी को एक्चुअल में बनाना कैसा है, उसके लिए कंपनी के इनकॉर्पोरेशन रूल्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनका नाम लिख रही हूँ, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स है। ठीक है, कौन से ईयर के रूल्स होते हैं, ये 2014 के रूल्स होते हैं। एक्ट आया 2013 में और रूल्स आते हैं हमेशा एक्ट के आने के बाद, तो 2014 में आए रूल्स। ठीक है, तो इस तरीके से कंपनी बनानी कैसी है वो कहाँ लिखा हुआ रहेगा, वो हमेशा रूल्स में मिलेगा आपको। अच्छा, ऐसे ही रेगुलेशंस होती है, रेगुलेशंस को कौन बनाता है, दीज आर मेड बाय रेगुलेटरी बॉडीज। जैसे रेगुलेटरी बॉडीज लाइक आरबीआई, आरबीआई की रेगुलेशंस होती हैं। सेबी है, सेबी ने अपनी रेगुलेशंस बनाई है। जब आप सेबी वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि कैसे सेबी अपने रेगुलेशंस क्या क्या बनाती है। ठीक है, तो सेबी के लॉज जो है वो किस फॉर्मेट में आते हैं, सेबी रेगुलेशंस के फॉर्मेट में आते हैं। ठीक है, एक और लास्ट हमारे पास यहाँ पे आता है कोड। कोड क्या है वो और समझो। इसमें कोड जो है ये बहुत सारे लॉज का कंपाइलेशन होता है। एक्चुअल में क्या होता है देखो, इंडिया में पहले पुराने टाइम में एक ही सब्जेक्ट मैटर के ऊपर बहुत सारे लॉज चल रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, लोगों में इस चीज को लेकर के कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। मतलब जजेस को, कोर्ट को, एडवोकेट्स को समझ नहीं आता था कि भाई कौन से मुद्दे पे कौन सा कानून अप्लाई किया जाए, क्योंकि लॉज इतने सारे हैं और वो भी सेम मैटर के ऊपर बनाए गए हैं। ऐसी सिचुएशन में हमने क्या किया, हमने उन सारे लॉज को डिलीट कर दिया, और उनको डिलीट करके हमने एक्चुअली उनको हमने कंबाइन करके एक लॉ बना दिया। तो वो जो कंबाइन करके एक लॉ बनाया गया उसको क्या नाम दिया जाता है, कोड बोला जाता है उसको। ठीक है, तो बनाता इसको कौन है, पार्लियामेंट ही बनाती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पार्लियामेंट बनाएगा। बट इट इज व्हाट, इट इज कंपाइलेशन ऑफ वेरियस लॉज ऑन सेम सब्जेक्ट मैटर। एक ही सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जो अलग अलग लॉज इतने सारे इंडिया में ऑपरेट कर रहे थे, उनको हम लोग क्या नाम से बुलाते हैं, कोड करके बुलाते हैं। जैसे अभी आप लोगों को एग्जाम्पल मैं दे रही हूं, कोड ऑन सिविल प्रोसीजर 1908, प्यार से शॉर्ट में हम इसको सीपीसी बुलाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे जब हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा, उसमें एक चैप्टर ये भी है सीपीसी करके, उसको हम कोड के नाम से बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और आपको हिंदी नेम्स भी मैं बता दूं वैसे इनके, जस्ट आपके जनरल नॉलेज के लिए। एक्ट को हिंदी में संहिता
सॉरी, अधिनियम बोला जाता है, क्योंकि काफी लॉज अब इंडिया में ऐसे भी आए हैं जिनको हिंदी में नाम दिया गया है, मतलब इंग्लिश में एक्ट बोलने के बजाय उनके नाम के पीछे वो हिंदी वर्ड्स यूज करते हैं। तो एक्ट को अधिनियम बोला जाता है, ये ध्यान रखना, और कोड को संहिता बोला जाता है हिंदी में। तो समझ जाना, जब भी किसी लॉ में ये टर्म यूज हो, अधिनियम या संहिता, तो उनका क्या मीनिंग है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोगों ने यहाँ पे आज डिस्कस कर ली है कि किस किस फॉर्म के लॉज इंडिया में बनाए जाते हैं, मतलब एक्ट के फॉर्मेट में है तो उसका मीनिंग क्या है, किसी कानून के नाम के आगे रूल्स लिखे हुए हैं तो कौन बनाता है, क्या क्या उनमें कंटेंट्स होते हैं, ये हमने इन चारों के अंदर यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक है, अब देखो, मुझे आपको जो भी बेसिक्स बताने थे वो मैंने सब बता दिए, मैंने आपको लॉ की दुनिया में आपका इंट्रोडक्शन करवा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिटेल में हमारा जो सिलेबस है वो स्टार्ट करेंगे। आई होप आज की क्लास में मैंने जो भी चीजें बताई हैं वो सबको क्लियर है, राइट? हमने लॉ का डेफिनेशन देखा, क्या मीनिंग होता है, हमने देखे अलग अलग टाइप के लॉज कौन कौन से बन सकते हैं, लॉ किस किस फॉर्मेट में बन सकता है, कानून बनाता कौन है, कैसे बनते हैं लॉज, ये सब पूरा मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया। पेपर पैटर्न समझ लिया है हम लोगों ने, कितने मार्क्स का है, कितने चैप्टर्स हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड हमारा पढ़ने का पैटर्न क्या रहेगा ये भी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर है। अगर कुछ भी दिक्कत है तो आई एम अवेलेबल हियर, आप कुछ भी क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स फिर हम लोग इसको कंटिन्यूएशन में सिलेबस के साथ स्टार्ट करें। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।